जगदीप धनखड़ आज दोपहर 12:30 बजे उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की शानदार जीत हुई थी। जगदीप धनखड़ किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता गोकुल चंद्र धनखड़ खेती करते हैं। धनखड़ पेशे से वकील हैं और उनका राजनीतिक करियर करीब 30 वर्षों का रहा है। साल 1989 में वह सक्रिय राजनीति में आए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्र सेवा की अपनी अधूरी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो आने वाले समय में लोगों से संवाद जारी रखेंगे और उनका ध्यान युवाओं और किसानों पर विशेष तौर पर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार शॉर्टकट पर चलने के बजाय समस्याओं का स्थायी समाधान करती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ और शॉर्टकट की राजनीति कभी भी समस्याओं को स्थायी रूप से हल नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी के पास स्थापित दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही पराली की लंबे समय से जारी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। पानीपत रिफाइनरी के पास स्थित इस एथेनॉल संयंत्र पर 900 करोड़ रुपए की लागत आई है। आईओसी की स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित इस परियोजना में एक साल में करीब 2 लाख टन भूसी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसकी मदद से सालाना करीब 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। उज्ज्वला योजना से ही 9 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन गरीब बहनों को दिए जा चुके हैं। अब हम देश में करीब 100% एलपीजी कवरेज तक पहुंच चुके हैं। 14 करोड़ से बढ़कर आज देश में करीब 31 करोड़ गैस कनेक्शन है। इससे हमारे गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत में हो रही तिरंगा यात्रा दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में देश के वस्त्र उद्योग, देश की खादी और हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक रहा है। इस क्षेत्र में सूरत ने हमेशा से आत्मनिर्भर भारत के लिए आधार तैयार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान की प्रतिबद्धता और भविष्य के सपनों का प्रतीक है। भारत ने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में गुजरात के गौरवशाली योगदान का अपना एक अलग ही स्वर्णिम अध्याय लिखा है। गुजरात ने बापू के रूप में आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। गुजरात ने लौह पुरुष सरदार पटेल जी से नायक दिए, जिन्होंने आजादी के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद रची। बारडोली आंदोलन और दांडी यात्रा से निकले संदेश ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। सरकार ने कहा कि राशन दुकान मालिकों को राष्ट्रीय ध्वज नहीं खरीदने के लिए राशन आपूर्ति से इनकार करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है और सभी राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लाभार्थियों को बिना शर्त लगाए पीडीएस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज एफआईआर और इस मामले में भविष्य में दर्ज होने वाले केस को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो मामले में दिल्ली में दर्ज केस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही छानबीन पूरा होने तक नुपुर शर्मा को प्रोटेक्शन दिया है। कोरोना महामारी के कारण घरेलू हवाई किराए पर लगाई न्यूनतम और अधिकतम सीमा को सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान किराए पर लगाई गई सीमा को हटाने के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। 31 अगस्त से ये आदेश लागू हो जाएंगे। नीतीश कुमार के 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पद से हटाने की पहल आरंभ होगी।
बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर राजद के विधायक ललित कुमार यादव के प्रस्ताव पर महागठबंधन दलों के सदस्यों का संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पत्र बुधवार को विधानसभा सचिव को सौंपा गया। बिहार की नई सरकार में बिहार विधान 24 और 25 अगस्त को होगा। इस बीच बिहार बीजेपी ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीरचंद पटेल मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय पर आयोजित इस महाधरना में बिहार के लगभग सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। प्रियंका ने बताया कि फिर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। वहीं राहुल गांधी भी अस्वस्थ बताए जा रहे हैं और उन्होंने अपना अलवर दौरा टाल दिया है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत का 49वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति यू ललित 27 अगस्त को सीजेआई का पदभार ग्रहण करेंगे। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश अधीश NV रमन एक दिन पहले 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक न्यायमूर्ति यू ललित का कार्यकाल 3 माह से कम का होगा। वो 8 नवंबर को 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। प्रधान न्यायाधीश NV रमना ने उदय उमेश ललित को बधाई दी है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के 2 पूर्व अधिकारियों को सरकारी प्रायोजित और सहायता प्राप्त शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा और एसएससी के पूर्व अध्यक्ष अशोक साहा को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को जुलाई में हुई अत्यधिक बारिश से प्रभावित किसानों को मिलने वाली मुआवजे की राशि को दोगुना करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद ये घोषणा की। मंत्रिपरिषद ने रत्नागिरी में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को राज्य में जानवरों में ढेलेदार त्वचा रोग के प्रसार की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए मंत्रियों के 3 सदस्यीय समूह का गठन किया। उन्होंने पशु मेलों पर तब तक प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की जब तक कि वायरल संक्रमण को नियंत्रण में नहीं लाया जाता और पंजाब की सीमाओं को दूसरे राज्यों से जानवरों के प्रवेश की जांच के लिए भी सील कर दिया गया है। मिजोरम और असम अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए इस महीने के अंत में या सितंबर की शुरुआत में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी पी अरवर राव को डॉक्टरी आधार पर जमानत दे दी है। मामला 31 दिसंबर 2017 में पुणे में आयोजित एक एल्गार परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया को उनके खिलाफ दिसंबर 2021 में NDPS अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में जमानत दी। वे फिलहाल पटियाला सेंट्रल जेल में बंद हैं। स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के बडगांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने यहां पर मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों की सूचना मिलने के बाद से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 30 किलोग्राम IED बरामद कर बड़ी त्रासदी को टाल दिया।
मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंदौर में भारी बारिश के बाद कई निचली बस्तियों में पानी भर गया और तेज बहाव के कारण कई कारें बह गई। शहर के कई मुख्य मार्ग पानी में डूब गए, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले सप्ताह भी मानसूनी गतिविधियों के जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य में सबसे अधिक 120 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा के गढ़ी में हुई। मौसम विभाग के मुताबिक एक अन्य कम दबाव के एक क्षेत्र सौराष्ट्र और आसपास के लगने वाले अरब सागर की खाड़ी पर स्थित है और इसके अगले 48 घंटों में और तीव्र होकर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे राज्य में आगामी एक सप्ताह के दौरान मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से गोदावरी सहित कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश में राजाम महेंद्रवरम के पास दालवेश्वरम के सर आर्थर कॉटन बैराज में पानी खतरे के पहले निशान के पार चला गया है। अल्लूरी सीताराम राजू जिले में हालत पिछले महीने आई बाढ़ के कारण पहले ही खराब है और यहां एक बार फिर भयंकर बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। यहां नदी में पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक के निशान को पार कर गया है, जिसके बाद निचले इलाकों में के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। भारत ने चीन की अध्यक्षता में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन पर निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि दुनिया के कुछ सबसे खूंखार आतंकवादियों को काली सूची में डालने के वास्तविक और साक्ष्य आधारित प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू उच्च तकनीक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए $280 बिलियन के बिपार्टिसन बिल पर हस्ताक्षर किए, जो चीन पर अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में अहम साबित होगा। श्रीलंका में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन 123 दिन बाद मंगलवार को समाप्त हो गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिस्टम में बदलाव आने तक उनका अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि श्रीलंका इस समय देश के इतिहास में अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ 9 अप्रैल को प्रदर्शन स्थल गोलफेस पर प्रदर्शन शुरू किया था और गोटा गो होम नारे के साथ इस अभियान को ब्रांड किया था। इस बीच खबर यह भी है कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अल्प प्रवास के लिए थाईलैंड जा सकते हैं। श्रीलंका छोड़ने के बाद राजपक्षे सिंगापुर में रह रहे हैं। अमेरिका में पूर्व ट्विटर कर्मचारी अहमद अबू अमू को सऊदी अरब के लिए बतौर जासूस काम करने और सऊदी सरकार की निंदा करने वाले यूजर्स का निजी डाटा लीक करने का दोषी पाया गया। वो ट्विटर में मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए मीडिया साझेदार प्रबंधक रह चुके हैं। अहमद पर 3 साल पहले अमेरिकी सरकार के साथ पंजीकरण किए बिना सऊदी अरब के जासूस के रूप में कार्य करने का आरोप है। चीन ने बुधवार को ताइवान पर सवाल और एक नए युग में चीन का पुनर्मिलन शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें उसने दोहराया कि इस द्वीप पर उसका दावा सही है। चीन ने ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों के लिए शून्य सहिष्णुता नीति अपनाने का ऐलान भी किया। उसने ये भी कहा कि इस द्वीप पर फिर से कब्जा करेगा, भले ही इसके लिए बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। इसी के साथ चीन ने सैन्य अभ्यास खत्म कर दिया है। चीन की सरकारी परिषद के ताइवान मामलों के कार्यालय और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन कार्यालय ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद यह श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इससे ताइवान स्ट्रेट में तनाव पैदा हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री इन दिनों अफ्रीका के दौरे पर हैं। ब्लिंकन की अफ्रीका यात्रा को यूक्रेन में युद्ध के मुद्दे पर अफ्रीकी देशों के समर्थन के लिए रूस और पश्चिमी शक्तियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा रहा है। ब्लिंकन की अफ्रीका यात्रा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के हालिया दौरों के बाद हुई। दक्षिण अफ्रीका उन अफ्रीकी देशों में से एक है जिन्होंने युद्ध पर तटस्थ रुख अपनाया है और सार्वजनिक रूप से रूस की आलोचना नहीं की है।